अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम समात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। आज के प्रोग्राम का टॉपिक इंतहाई अहम है। मुल्की सियासत के हवाले से पीडीएम जो कि काफ़ी नज़रों में आ रही थी, आवाम की भी और मीडिया की भी खबरें काफ़ी जो है वो गर्दिश कर रही थी कि पीडीएम आगे क्या करने वाली है। जलसे जब कामयाब नहीं होंगे तो कहा यह जा रहा था कि धरना दिया जाएगा और अगर नहीं हुआ तो लॉन्ग मार्च किया जाएगा। बहुत सारे प्लान्स थे पीडीएम के पास। पीपल्स पार्टी भी काफी जो है वो एक्टिव नजर आ रही थी, लेकिन अब दरार पड़ती नजर आ रही है पीडीएम के अंदर, क्योंकि हुआ ये है कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि सेनेट के इलेक्शन हम लड़ेंगे और इस्तीफे हम उस वक्त देंगे जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो वतन वापस आएंगे। और नून लीग के अंदरूनी मामला भी काफी खराब हो चुके हैं। जो इस्तीफे स्पीकर साहब के पास भेजे गए हैं, अरकान कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है ये इस्तीफे जो है वो किसने स्पीकर साहब के साथ भेजे हैं। बहरहाल मामला काफी संगीन है। प्रोग्राम में मदऊ किया है हमने शाहिद इकबाल भट्टी साहब, सीनियर तजियाकार हैं। सर आपको वेलकम करता हूं। राजा खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और PMLN से इनका ताल्लुक है, मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन लॉयर फोरम के हैं। और इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम में होंगी गुलमहर साहिबा और ये सेक्रेटरी नेशन बिल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सबसे पहला सवाल शाहिद इकबाल भट्टी साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। सीनियर तजियाकार हैं आप और काफी गहरी नजर रखते हैं मुल्क की सियासत के मामलात पे। मुझे ये बताइए कि पीडीएम के जो मामलात हैं काफी पेचीदा नजर आ रहे हैं, अपोजिशन के अंदर फूट पड़ती नजर आ रही है। आप क्या समझते हैं मामला किस करवट बैठेगा? एक हफ्ता गुजरने के बावजूद भी पीडीएम की बात हो रही है, तो पीडीएम की बात ही मीडिया पे होना बहुत बड़ी पिच है। तो ये हार या जीत नहीं है, ये एक मिथ है और ये एक फाइट है, इंटरनल फाइट जो माफियाज कह लें, ये आप पार्टीज की इंटरनल पॉलिटिक्स कह लें। कभी कोई विन कर रहा है, कभी कोई लूज कर रहा है, तो ये पर्सनल चीजें तो आपको पता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स जी। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए एनालिस्ट मैं ये समझता हूं कि पीडीएम का हर वक्त मीडिया में हर वक्त जिक्र होना, हर वक्त उसके बारे में बातें करना, ये उनकी जीत है। ये उनकी जीत है। लेकिन अगर आप ये समझें कि ये गवर्नमेंट की जीत है तो मैं उससे डिसएग्री करता हूं, क्योंकि अगर मीडिया कवरेज जो अपोजिशन पार्टी है अगर उसको 30 मिनट मिल रही है तो 70 मिनट तो गवर्नमेंट ले जाती है उनको डिफेंड करने के लिए। तो ये साइकोलॉजिकल वॉर में पीडीएम जीत चुकी हुई है। बाकी देखें रिजल्ट्स क्या होते हैं, कितने लोगों को प्रेशराइज किया जाता है, कितने लोग विक्टिम बनते हैं, कितने लोग इसमें नए हीरो बन के सामने आते हैं, ये वक्त बताएगा। और हर चीज देखें स्टेप बाय स्टेप होती है। बहुत सारी चीजें आप वाइब्स देते हैं जब हमारे पॉलिटिशियंस पुराने खिलाड़ी हैं, आप देखें जरदारी साहब ने क्या बयान दे दिया। और ये एक होता है ट्विस्टिंग आंसरिंग करते हैं, ये कि हज़फ रखते हैं चीजों को कि फिर उन्होंने फीडबैक लेना होता है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट अगर हम ये कहेंगे तो गवर्नमेंट क्या रिएक्शन देगी, हम ये सुनेंगे तो गवर्नमेंट क्या कहेगी। तो उन्होंने गवर्नमेंट के अंदर से चीजें उगलवाने के लिए ये काम करते हैं। लेकिन पीडीएम की तहरीक मैं ये समझता हूं कि ये तहरीक जो है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट डाल चुकी है और रिजल्ट लेगी, ये रिजल्ट लेगी। आपसी लड़ाई जो है जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान चलती नजर आ रही है, बज़ाहिर तो नहीं कहते कि हम लोग जो है वो लड़ रहे हैं, लेकिन नजर आती है, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? इसका उम्र तक रिजल्ट क्या होता है? हम तीनों पैनलिस्ट इस वक्त बैठे हुए हैं, इनकी अलग ओपिनियन है, इनकी अलग ओपिनियन है। एजेंडा तो एक है ना, एजेंडा है। और वो पहली दफा मैंने सुना, देखे मुझे टेलीविजन पे आते हुए कोई काफी ज्यादा साल हो चुके हुए हैं। पहले मैं बीपर पे आता था, फिर मैं होस्ट बना, फिर आप भी जानते हैं ये सारी चीजें हम देख रहे हैं पिछले 10-15 साल से, जब से प्राइवेट मीडिया है। ये बात कम है। आप मुझे ये बताएं कि अगर सारी चीजें इनकी लड़ाइयाँ अपनी जगह पे होंगी, वो अपने अपने देखें इंटरेस्ट की बात होती है। मैंने और कलर का कपड़ा पहना हुआ है, इन्होंने और कलर का कपड़ा, इनका अपना इंटरेस्ट है, मेरा अपना इंटरेस्ट है। अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हुए टारगेट कह देना और ये कह देना कि हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, और स्टेट कह देना। खान साहब जब धरना दे रहे थे वो अकेले कह रहे थे तारिक कादरी को मिला के, चाहे ये कहते चीचू का मरब्बा है जी, एक एक वाली पार्टी है। तो वो आपको याद होगा, आप तो खैर बहुत छोटे होंगे, हमें याद है, या राजा साहब को कुछ याद हो तो 9 सितारों की मिसालें चली थी। तो जब ये सितारे बन जाते हैं 9 हो या 11 हो, अब कब तक बॉलर बॉलिंग करता रहेगा? कोई ना कोई तो छक्का लगना ही है ना। तो वो बेचारा टॉस मार रहा है, वो टॉस खेल रहा है, टॉस के बाद उसने जर्क मारी, उसने बाउंसर मारे, कोई छक्का जा रहा है, कोई चौका जा रहा है। तो ये खान साहब ने ये गेम तो खुद शुरू की है। सुनामी की बातें करते थे, बदनामी पे आ चुके हुए हैं।
सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आखिरी बात सुन लें, और उसके बाद खान साहब ने हमेशा कहा कि मियाँ साहब जान दो, साड़ी वारी आन दो। तो मैं ये सुनता हूँ आज हसन निसार से लेके हम सब जितने भी एनालिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें ये फील हो रहा है कि इस गवर्नमेंट ने पुश किया है अपोजिशन को और राइट तक उनका एहतसाब हो, लेकिन ये बारी लगा रहे हैं, उनके एहतसाब के साथ साथ पीटीआई वाले बारियां लगा रहे हैं। ये मसला है। राज साहब आपके पास यही सवाल लेके आऊंगा। अपोजिशन में फूट पड़ती नजर आ रही है और पीपल्स पार्टी ने अब बारहा यही बोलती आ रही है नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो ही जो है वो हम अपने इस्तीफे जमा करवाएंगे। आपकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो, आप तो वकील हैं, आपके साथ डिस्कशन भी होती होगी, तो कहते हैं जी हमने इस्तीफे जमा नहीं करवाए, हमारे इस्तीफे पता नहीं कैसे पहुंच गए स्पीकर साहब के पास। मामला क्या है? देखिए उमर, इसमें ना ये जो पीडीएम है ना, इसका इख्तरा या इसका जो बेस है ना वो है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेटिक सेटअप में ना आप किसी एजेंसी, किसी कोका कोला या किसी लीवर, उसके आपके एजेंसी के वहाँ सीईओ नहीं है कि वहाँ पे जब आप पीडीएम है तो इसमें फूट क्यों पड़ी। पीडीएम जब है ही लोगों की वजह से, लोगों के लिए और लोगों के ऊपर हुकूमत है, तो वहाँ पे तो 3 बंदे आप देखें अगर बैठे हो तो उनमें इख्तलाफ है। और आप देखें ना कॉन्स्टिट्यूशन हमें फेयर ट्रायल की, हमें मुख्तलिफ मामलात में ये आज़ादी देता है कि जब आप अदालतों में हैं तो आपको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, जब आप मीडिया पे हैं तो आपको बोलने का हक होना चाहिए। इस तरह पीडीएम में अगर आप इख्तलाफी बातों को देखते हैं ना तो उस पर आप समझते हैं कि फूट पाड़ी है, तो मैं नहीं समझता। क्योंकि पीडीएम का देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप में जितनी पार्टीज इकट्ठी होकर अभी तक चल रही हैं और अभी तक इलादगी का ऐलान ना होना, देखिए अभी इन चीज़ों को आगे लेके चलना उनका इनिशियल स्टेप है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान को अल्लाह ने एक मौका दिया, अगर वो इस डेमोक्रेटिक सेटअप को अपने धरने से ही कंपेयर करें तो वो वहाँ पे बड़ी प्यारी बात की है भट्टी साहब ने कि वो तो एक थे और साथ इंक्लूडिंग उनके कज़न थे जिनको बेचारे अभी वो, मैं समझ रहा हूँ उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो यहाँ पे आके कोई बात कर सकें, क्योंकि देखिए इन दोनों में इतनी फूट पड़ चुकी है कि इक़्तिदार में ना इन्होंने उसको बुलवाया ना आए। अगर इनका इक़्तिदार में वो फूट का सेटअप देखें तो ये 11 बंदे अगर बैठ के कोई बात कर रहे हैं, किसी पे आ रहे हैं, और अगर ये आज गड़ी खुदा बख्श में कल ये पीछे मैडम गई हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा और जाके वहाँ बात कर रही हैं, वहाँ पे मौलाना बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक सेटअप में ये एक अहम रोल है। इसमें फूट पड़ना इतना अहम नहीं जितना इन सारों का चल के आगे किसी एक टारगेट को फिट कर। देखिए पीपल्स पार्टी वाले इस्तीफे क्यों नहीं जमा देखिए नहीं कर सके? मैं समझता हूँ, देखिए अभी आप उस स्टेज को डिस्कस कर रहे हैं जो फाइनल इन्होंने प्लान बी प्लान सी पर बात हो रही है। मैं देखिए इस्तीफे जमा होने नहीं है। देखिए उमर, मैं एक बात नहीं, देखिए मैं यकीन से कहता हूं 100% आएंगे। कब आएंगे? देखिए 16 तारीख को जो है वो पासपोर्ट खत्म हो रहा है। 16 जनवरी जो है ना वो अभी पहुंची नहीं, फरवरी अभी आई नहीं, और आप दिसंबर की अभी जो बात करें अब पाकिस्तान आएंगे कहीं और जाएंगे, पासपोर्ट खत्म हो रहा है। ये अब दूसरा क्वेश्चन है जो भी आपने मुझसे किया नहीं मिलेगी उनको, पासपोर्ट में तोसी नहीं होगी उनकी। शेख रशीद साहब ने आज वाज़ेह तौर पे कह दिया। देखिए सबसे पहले एक बात आपको बताऊं, ये जो आप समझ रहे हैं ना कि वो आएंगे नहीं, वो जाएंगे नहीं, बात अभी उस पर गई नहीं। बात पीडीएम से भी हम जब नहीं देखें वो आएंगे या ना आए, पीडीएम का मुतफिका फैसला होगा। नवाज शरीफ वही है सर 2018 में जो पाकिस्तान आए अपनी बेटी के साथ और बेगम अपनी को छोड़ के आए। देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप में उनकी जो करज है ना वो उनको लीडर बना गई है, और आगे भी अगर ये इसको मेंटेन रखेंगे तो देन एबल टू गेट समथिंग। अदरवाइज ये जो सियासतदान है ना, इसकी जिंदगी और मौत उसके अपने फैसलों से जुड़ी होती है, वो खुद फैसला करता है और उसको नेशन जो है ना वो उसको अप्रिशिएट करती है। ये ऐसा स्टेज प्ले नहीं है कि 1-2 घंटे का होगा, अभी आपको 15 दिन बाद और बात मिलेगी। 2 घंटे के लिए ले मैं कहता हूँ 2 घंटे के लिए, वो 2 नहीं 10,000 घंटों के लिए फिर चले। सर मियाँ साहब को आप उससे दिलेर बंदा मैंने नहीं देखा। देखें आप किसी एक बंदे को देखे जो कह रहा है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को, एस्टैब्लिशमेंट दुरुस्त होगी, मैं कहता हूं वो गलत नहीं होगी, लेकिन आप उसको क्वेश्चन मार्क में लाएं तो ये भी कोई बड़ी बात। गुलबहर साहिबा आपकी तरफ आना चाहूंगा। अभी शायद इकबाल भट्टी साहब ने बात की थी प्रोग्राम के आगाज में, उन्होंने बोला था कि पीडीएम के अंदर जितने मर्जी इंतशार हो, जितनी मर्जी फूट हो, लेकिन मीडिया की लाइमलाइट जो है वो लेने में कामयाब होती है। अब इंतशार भी है तो मीडिया पे पीडीएम का ही जिक्र हो रहा है, लाइमलाइट तो ले जाती है। आप क्या समझती हैं कि जो इनकार किया है पीपल्स पार्टी वालों ने इस्तीफे जमा करवाने से, मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो आपसी इंतशार पैदा हो गया इस्तीफों के मामले पर, ये किस हद तक जो है वो फायदा पहुंचाएगी हुकूमत को? जैसे अभी सर ने बात की कि लाइमलाइट ले जाती है मीडिया पे, ये इसकी सक्सेस है। तो बहुत सारे लोग और भी हमारे मीडिया के बंदे देख लें आप, हमारी ख़वातीन बहुत सारी ऐसी हैं जो लाइमलाइट लेती हैं, तो ये उनकी सक्सेस कुछ हद तक आप कह सकते हैं जी मीडिया से उन्होंने सक्सेस ले ली। अदरवाइज पीडीएम में जो फूट पड़ी हुई है, आपकी मैडम जाती हैं लाड़काना, वहाँ पे जाके गड़ी खुदाबख्श जाती हैं, वहाँ पे जाके मिलती हैं और उसके बाद फ़ौरन बयान आ जाता है जी
कि हम नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो हम इस्तीफा देंगे, मतलब इस्तीफे देंगे, बात सोची जा सकती। फिर भी उसमें उन्होंने कहा कि हम जमहूरी बंदे हैं, हम पार्लियामेंट के अंदर रह के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम पार्लियामेंट से बाहर रह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर तो पीडीएम का एजेंडा एक है, जरदारी साहब से बड़ा सियासतदान मैं कहती हूँ, मतलब इतना वेल प्ले उन्होंने किया है और इस सारी सिचुएशन को इतना अच्छे से टैकल किया है कि उन्होंने वो सारे बदले भी ले लिए हैं अपने, और आज मरियम साहिबा उस जगह पे खड़ी हैं कि रात से ट्वीट्स भी बंद हैं, और एक जो वो सोशल मीडिया पे उन्होंने कोहराम मचाया होता था कि जी उन्हें नींद आ रही हो, हाँ हो सकता है वो सो रही हो, क्योंकि हो सकता है वो कश्मीर के प्रेसिडेंट के साथ बैठी अभी वहां पे एक जलसे में बात कर रही हूं, हो सकता है वो ख्वाब गफलत की नींद से ही अब जागी हो कि भाई ये मैं क्या कर रही थी, पहले 11 जमातें मैंने रोल दी अपने पर्सनल इंटरेस्ट की खातिर। जरदारी साहब को नजर आ रहा है कि मैं सेनेट की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हूँ, जरदारी साहब को पता है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, मतलब अगर मैं जमहूरी सिस्टम का हिस्सा रहूंगा तो कुछ बचाऊंगा। अच्छा। उनका इंटरेस्ट इस वक्त ये नहीं है कि लूटी हुई दौलत बचाना, जो पीएमएलएन का है। मौलाना साहब अपनी ही पार्टी के लोग उठ के कह रहे हैं जी, उनको चार्जशीट दे रहे हैं कि हमारे साथ मौलाना साहब ने ये कर दिया, तो दीज आर द थिंग्स। आप माने कि पीडीएम में फूट पड़ रही है, 11 पार्टियां हैं आपके, वो जो अचकजई साहब आते हैं लाहौर, आते हैं लाहौरियों को बुरा भला कहते हैं और चले जाते हैं। क्यों नहीं बोलती मरियम नवाज साहिबा? क्यों जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, उनकी इज्जत की है, उनको यहाँ तक लेके आए, उनके वालिद साहब को 30 साल उन्होंने हमारे पे गवर्नमेंट की है। अच्छा। तो क्यों नहीं हम इस बात को समझते और इस बात को कि लाहौरियों का क्या उस पर रद्द अमल था। मरियम नवाज साहिबा कुछ नहीं कहती। इसी तरह कहीं भी इनका जलसा देख लें, इदारों को बुरा भला कहना, अवाम का ये नैरेटिव नहीं है। आपने लाहौर का जलसा देखा, कितनी अवाम थी। देखिए मैं ना अब कह रहा हूँ, देख रहा हूँ, बड़ी हैरानगी हो रही है कि पीटीआई ना दूसरों के बयानों पे खेल रही है और मोहम्मद अली दुरानी साहब के बयान को डिस्कस नहीं कर रही। देखिए ना, मोहम्मद अली दुरानी साहब आके शहबाज शरीफ साहब को मिलते हैं, ठीक है, पीडीएम से हट के एक बंदा आके रोल अपना प्ले करता है, उसको डिस्कस नहीं कर रहे। जरदारी साहब के उन बात को देखें, उन्होंने ये कहीं पे अभी तक स्टेटमेंट नहीं दी कि हम ये नहीं देंगे। उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब से डिस्कशन होगी, और देखिए ये डिस्कशन होती हैं, ये डिस्कशन में ये भी आ सकता है कि कोई बंदा उठ के भी जा सकता है। अच्छा। लेकिन क्या वो अपना कोई एक ऐसा नजरिया अलग कर गए? देखिए दूसरी बात मैं एक आगे करूं, जो सुनामी से बदनामी तक का इनका सफर है ना, इस पे आप देखें कोई वजीर एक देखे जिसने ये कहा हो कि मैंने इतना काम कर दिया है, ये मैंने ऐसे कर दिया है, सब आके एनआरओ को रो रहे हैं, और अगर कोई बचता है ना बाकी आके तो वो नवाज के गले में आ गया। देखिए एनआरओ का मतलब क्या है? एनआरओ का मतलब ये देखिए, मुझे एक समझ नहीं आ रही बात की कि एनआरओ जिसने देखिए जिसने नहीं देना या देना उसकी अथॉरिटी को पहले मेंटेन करें। अगर तो एलिजिबल है प्राइम मिनिस्टर, ये वो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान जिन्होंने एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का गलत नोटिफिकेशन, नहीं देखें मैं प्लीज मैं बाद में कबूल कर रहा हूं, नहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का गलत नोटिफिकेशन इशू करवा के उसे फेसबुक पे या ट्विटर पे लगाया और उसके बाद उसको कह रहे हमने एक्सटेंशन दे दी। इस तरह का बंदा जिसको यही समझ नहीं, वो पीडीएम की उसकी जमात लगी हुई है, उसको उसके साथ लगी है, तो 11 जमातों का एक पूरा सेटअप है और इंशाल्लाह उनकी कामयाबी होगी। ये मैं इसमें एक्सटेंशन कर दूं। ये बीबी ने बड़ी जबरदस्त बातें की, कुछ चीजें हमें पास में जाना पड़ेगा। ये क्या फूट होती है यार? फूट तो अगर मुस्लिम लीग नून में हो तो भाइयों में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को फूट कहना, क्या इमरान खान के जस्टिस वजूद साहब पे जब पार्टी छोड़ जाए लोग, क्या वजीर साहब को नहीं निकाला गया? तो लें, ये लड़ाई होती है, वजीर साहब को निकाला गया, पार्टियां अलग हो गई। सुन ले, जस्टिस साहब को निकाला गया। फिर जहांगीर तरीन के बारे में खान साहब के क्या बयानात रहे, वो देखिए हर पार्टी में हर बंदे की एक अपनी स्टेक भी होती है, एक अपनी से भी होती है। तो इस वक्त मैं किसी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा कि मैं नून लीग को डिफेंड करूं या मैं पीटीआई को डिफेंड करूं। मैं एनालिस्ट के तौर पे बीइंग एनालिस्ट मैं ये फील कर रहा हूं कि जितनी स्पेस पीडीएम को दी जा रही है, ये गवर्नमेंट की अपनी परेशानी। देखिए एक नॉन इलेक्टेड लड़की मरियम नवाज शरीफ, अगर इमरान खान जितने जलसे का 70% भी क्राउड इकट्ठा कर लेती है, पुल ओवर कर लेती है, पुल आउट करती है, तो रातों के नींद बंदे ही नहीं थे, खाली था ग्राउंड। अच्छा यार, जितने भी है, मैं एक बात कर रहा हूँ, उसी की वजह से आ रहा है ना। मैदान में भी वो जाती है तो 10,000 बंदा आ जाता है, अगर वो लाड़काना में भी जाती है तो 20,000 बंदा आ जाता है। यानी इमरान खान साहब का एक स्ट्रेचर था कि मैं बंदों को पुल करता हूँ, लोग मुझे सुनने आते हैं। अच्छा, खान साहब कहते हैं मेरी 24 साल की स्ट्रगल है, 24 साल की स्ट्रगल में वो इलेक्शन भी लड़े, हारे भी, ठीक है, और फिर वो बड़ी उन्होंने 2013 में बड़ी अच्छी गेन की, फिर लूज कर गए। एक मरियम नवाज शरीफ के जो कि एक जिसको वो बच्ची समझते हैं और कहते हैं ये बच्ची है, और बच्ची के लिए वो क्या कुछ कर गए हैं,
मैं समझता हूं बीइंग एनालिस्ट कि मरियम को अपग्रेडेशन इन पॉलिटिक्स शायद मियां नवाज शरीफ खुद ना अपनी बेटी को लेके आ सकता, वो इमरान खान ने स्पेस दे दी कि मरियम कुछ बन जाए। बिल्कुल। तो बाकी दूसरी बात रही कि पीडीएम में जरदारी साहब ने जो खेल खेला, देखें जरदारी साहब स्पेस दे रहे हैं मियां साहब को। मियां साहब का पासपोर्ट हो रहा है एक्सपायर, ये मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपके टेली न्यूज कि उनके पासपोर्ट की इश्यूएंस के लिए उन्होंने कहा कि मियां साहब को वापस आना चाहिए। अब जब वो इस्तीफों की बात होगी तो वो एक प्रेशर मेंटेन होगा। स्पेसिंग हो रही है, दुरानी साहब मिले हैं शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने अपनी स्पेसिंग बनाई है। अब निगोसिएशन है ना, नवाज शरीफ या मरियम या हमजा या कोई नून लीग का बंदा तो दुरानी साहब को नहीं मिलने गया, स्पेशल टाइम लेके दुरानी साहब भेज रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है कि वो जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, इनसे पूछना चाहिए पीटीए वालों से कि उनको कहां से परमिशन मिली कि दुरानी साहब अंदर चले गए और 2 घंटे की मीटिंग करके आ गए। अगर किसी ना किसी ने आज से 20 साल से लेके 25 साल हो गए हैं, हमें ये पता है पगाड़ा फैमिली जो है कहां से ऐड करना चाह रही, जवाब ले लीजिए। सर वो जो हमारा 13 दिसंबर को दमादम मस्त, अभी हम बात कर रहे हैं ना कि डेमोक्रेटिक पार्टी है ये जो पीडीएम अलायंस है, डेमोक्रेटिक है, तो आपके लीडर्स कौन से डेमोक्रेटिक हैं? एक बिलावल साहब जो अपने बाप नाना के ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर मरियम साहिबा जिनका खुद डेमोक्रेटिक कोई रोल नहीं है, तो आप डेमोक्रेसी की क्या बात करते हैं? और कैसी डेमोक्रेटिक पार्टीज? 11 पार्टियां वो जिनकी जमहूरी स्ट्रगल है, जिन्होंने डंडे खाए हैं, जिन्होंने जमहूरियत के लिए दिन रात मेहनत की है, और 2 वो लीडर जिनका जमहूरियत में कोई रोल ही नहीं है, ऊपर से प्लांट कर दिए जाते हैं। मतलब बादशाहत है ये हमारे ऊपर, जो आप नस्ल दर नस्ल बच्चे चल रहे आ रहे हैं। मुफ्ती साहब की 3 नस्लें खा गई, नवाज शरीफ साहब की दूसरी नस्ल आ गई, शाहमहमूद कुरैशी की साहब की तीसरी नस्ल आ गई, शाहमहमूद कुरैशी साहब की अपने बात मुकम्मल करना बात कर ले मुकम्मल। तो आप हम डेमोक्रेटिक बात करते हैं और 70% क्राउड खान साहब का अगर वो जमा कर रही हैं, तो वो 11 पार्टियां और खान साहब अकेले थे, यानी वो प्राइम मिनिस्टर। आप इतना ज्यादा हम उसमें जो चले जाते हैं, फैंटेसी क्रिएट करते हैं, अकेली औरत नहीं 11 पार्टियां, हम ये भूल जाते हैं। तो प्लीज इसको रिमेंबर रखें कि 11 पार्टियां। अच्छा आगे बात मैं क्लियर कर दूं। देखें हम इस सारे जमहूरियत में ना एक बात आप भूल जाते हैं कि आप मौका किसको मिलता है? जो कोशिश करता है। सही, ठीक है ना, लैसल इंसान इल्ला मासा की बात होती है, जो जितनी करेगा उसको उतनी मिले। अब देखिए एक बंदा अगर वापटा में मुलाजम है तो वो अपने उस वापटा के सर्कुलर में चल रहा है, तो अगर उसके बेटे को कोई चांस मिलता है बाय वे ऑफ फाइलिंग अ केस या एप्लीकेशन या जो व्हाटसोएवर इज, तो वो एलिजिबल होता है टू गेट द सीट ऑफ वापटा। अच्छा आप देखिए सेक्रेटेरिएट में किसी बंदे को मेडल नहीं मिलता, आर्मी में मेडल मिलता है अगर वो शहीद होता है। यहाँ पे अगर कोई वजह ये कि इनका काम क्लैरिकल है, ठीक है, सेक्रेटेरिएट में लोग काम करते हैं। इस तरह के जब हम मूव करें उमर, तो हम जाके देखें सरहदों पे जो बंदे बैठे हैं वो वहां पे पार्लियामेंट का काम नहीं कर रहे होते। अगर आप किसी फैमिली को लेते हैं तो देखिए मरियम नवाज साहिबा जो है वो नायब सदर है मरकजी नून लीग की, ठीक है। उसके बाद जो बिलावल है, मैं समझता हूँ कि जिस माँ का वो बेटा है उसके लोग आज भी खड़े होकर गुन गाते हैं कि हमारी हिस्ट्रियों में, देखें, लेकिन अगर हम इस चीज पे बिलीव रखते हैं कि कोई किसी सेटअप में जब होता है ग्रोम करता है तो देन ही एबल टू गेट समथिंग एल्स। अगर वो वापटा में है तो एक बेहतरीन बंदा ऊपर बनेगा। मैं समझता हूँ इन तीनों का रोल है जिसमें मरियम साहब है और अब एक छोटी नहीं, अब एक छोटी सब अपनी बेगम से पूछ के फैसले करते हैं। सुने, और आखिरी तीसरी ये देखें, रिश्तों की तमीज ही कोई नहीं यहाँ पे। ओए से बात शुरू हुई, कहां पहुंच गई। अब देखें जिसका बच्चा यहाँ पे ना हो, एक सेटअप में वो आके उसके बच्चे यहाँ खुद नहीं है, यहाँ फैमिली उस बेचारे की नहीं है प्राइम मिनिस्टर की, उस बेचारे को क्या पता कि बिलावल अगर किसी का बेटा नहीं, मैं बताऊं इसका बेटा नहीं, प्लीज मुझे बात नहीं, मुझे एक बात देखिए, आप किसी के बेटों को तो पकड़ते हैं, आप अपने बेटों को और अपनी बेटियों को अभी तक नाम नहीं दे सके। मैं माजरत से मैं बताऊंगा, आप बिलावल और जरदारी और इनके बेटों को देखें, आप उन्होंने पूरी फैमिली ने स्टेक पे लगा दिया। मुझे बात मुकम्मल कर रहे थे, पूरी फैमिली ने अपने बच्चे को वहां लगाया हुआ है। क्या लगता है आपको गिलगित में ये प्रॉब्लम धमाके नहीं हो सकते थे? क्या आपको लगता है कि पेशावर जब गया बिलावल या जिधर भी मरियम जा रही हैं, ये इस अवाम के लिए, प्लीज इस अवाम के लिए ये लोग जो कुर्बानियां दे रहे हैं ये इनके बच्चे ही हैं, तो ये आगे मत कर रहे हैं। वरना आप मुझे एक बताएं, ये बाकी दुनिया में लोग क्यों, मैं देखें मुझे प्लीज मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की माशाल्लाह फैमिली है, बहनें हैं, बाकी उनके कोई एक इलेक्शन में आए, इनके अलावा सिक्योरिटी से हटके कोई आए, स्टेज पे लग के दिखाए। खुदा की कसम, ये जो दुनिया में सारे निजाम तब्दील हुए हैं ना, ये किसी सिलेक्टेड और किसी ऐसे ने नहीं किए जिसको उठा के लाए हैं, ये स्ट्रगल से हुए हैं।
और स्ट्रगल वही करते हैं जिन्होंने अपनी पूरे खानदान यहाँ लगाए हैं, जिनके ब्लड में ये बात होती है। इनके ब्लड में ऐसी मत रही है। ये सिर्फ एक बात है कि ख्वाजा आसिफ को देखे, ख्वाजा आसिफ की बात करें, मैं बताऊं उसको उठा दिया ना, बात करें आपने मरियम को उठा बंद किया, आज नवाज शरीफ साहब को आप बंद करें। आज दिन को अवाम आगे आ रही है, मेरी बात और इनके पल्ले कुछ नहीं है और ये ड्रामे कर रहे हैं। बात बड़ा क्या है, नवाज शरीफ साहब अपने बच्चों को ले आए, जरदारी साहब अपने बच्चों को ले आए, इमरान खान साहब ने 25 साल की स्ट्रगल की। कौन सी कौन सी स्ट्रगल? पेट्रोल आप 1.5 लेके जा रहे हैं, स्ट्रगल करना, स्ट्रगल की आवाम तक रिबाई मचा दी। साल की उम्र में जाके मुल्क की सियासत में जाके अपने पांव जमाना शुरू करूंगा। मैं सियासी तौर पे मुल्क में मैं ये सोच रहा हूं कि मैं मफलूज हो चुका हूं इन 3-4 पार्टीज के अंदर ही, कि मैंने जाना तो मैंने पीपल्स पार्टी को वोट देना है, पीटीआई को वोट देना है, मुस्लिम लीग नून को वोट देना है। अब जिसने 25 साल की स्ट्रगल करके आगे आया, 67 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, उसको आप लोग जो है वो थोड़ा मार्जिन भी नहीं दे रहे। नहीं देखिए मेरी बात देखिए मेरी बात सुने, क्या कोई टाइटल ऐसा है कि जिसमें सियासतदान को एमफिल करके आना है? ये देखिए ये ग्रोम्ड एक पर्सनैलिटीज होती हैं, जिस बेचारे ने सिलेक्शन के बाद भी अपने आप को अवाम के लिए, जिसने सिलेक्शन के बाद भी अपने आप को अवाम के लिए फायदेमंद नहीं बनाया, ना वो मुसलमान है, ना वो मोमन है, ना वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। मौलाना साहब देखिए मैं बताऊं आपको एक बात, देखिए अभी हम बात देखिए मौलाना के टॉपिक अभी देखिए आपके साथ खड़े, देखिए मौलाना को आपने चेयरमैन भी उनको बनाया हुआ है। देखिए मौलाना मुझे बात मुकम्मल दे, मौलाना की सारी पार्टीज के लाइन मैं अपने कप्तान से आगे नहीं आ रहा, आपने बलोचिस्तान छीन लिया उनसे। देखिए मैं अपने कप्तान से आगे नहीं आ रहा, बलोचिस्तान का वोट बैंक ले लिया। मैं कह रहा हूँ कि आप अभी जाए ना उधर, अभी मुझे इधर से बात बताएं कहां से वोट लेंगे बलोचिस्तान। मैं कहता हूँ अभी हम कप्तान की बात कर रही है नहीं, अभी मैं अपनी मोहतरमा मरियम नवाज साहब और मैं बिलावल के हवाले से देख रहा हूं, आप जिस बात पे आ रहे हैं आप टॉपिक चेंज, लेकिन वो पहले इक़्तिदार में रहे, इंशाल्लाह ताला आगे भी इक़्तिदार में वो अपने पांव जमाएंगे अपने वोट्स की वजह से। कोई मौलाना की सिलेक्शन नहीं हुई वहां पे। देखिए मुझे एक बात मुकम्मल करने थे छोटी सी प्लीज, ये जो आप समझ रहे हैं ना कि जी फलां का बेटा आ गया, आप अपने बेटे को भेजे ना जरा पेशावर, जाके इस अवाम को वो रास्ता दिखाए। आप भेजें जब उसकी दादी फोत होगी और पेशावर में आप मीडिया बंद करके तो दें। नहीं क्या जाके जो बंदा बोले ना कि इसका बेटा आ रहा है इसको भी बैक करो। मैं कहता हूं मरियम देखिए तो बोलता ही मेरा बच्चा आ रहा है। नहीं आप पीडीएम के जलसे की लाहौर की बात देखें, आप आपकी तरफ आऊंगा पूरा मुझे ये बताएं चलाने वाले ये लोग हैं। मौलाना साहब को तनहा छोड़ दिया है पीटीएम ने, 2 पार्टियां लैदा हो रही हैं, धड़ेबाजी हो गई है, वो अपनी पार्टी लैदा बना रहे हैं, अपनी पार्टी लैदा बना रहे हैं। बलूचिस्तान का सारा वोट बैंक मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकलता नजर आ रहा है। क्या करने वाली है मुस्लिम लीग नून? सियासी तौर पर तनहा होती नजर आ रही है। हम पहले मौलाना साहब तो ऑलरेडी इलेक्शन हार चुके, उनका स्टेक ही नहीं था। मौलाना साहब को दोबारा रीबर्थ उनकी की है इमरान खान ने, उनको डीजल कह के, उनको बुरा भला कह के, यानी एक बंदे एक स्पेस जिनकी खत्म हो चुकी थी मौलाना साहब की, ठीक है। बाकी रही कि आप कहते हैं मौलाना साहब को पीडीएम का सदर क्यों बनाया? कुछ रवायात होती हैं हमारे कल्चर की पाकिस्तान में, वो रवायात क्या है जो उम्र में, सोच में, विजडम में फील करते हैं बड़े। अब मुझे ये बताएं, 2 बच्चे लीड कर रहे थे, अपोजिशन लीडर अंदर हैं, जरदारी साहब उसमें वो भी अंदर हैं, यानी हॉस्पिटल में है। नवाज शरीफ साहब को खान साहब ने बाहर भेजा, सही डील करके, मेरी फीलिंग्स है। खान साहब ने बाहर भेजा, खान साहब को चाहिए वापस बुलाएं, खान साहब को चाहिए वापस बुलाएं जिन्होंने भेजा। अगर ठीक है, मेरी जाती राय है और मैं जाती राय कह रहा हूं, जिन्होंने भेजा उनको कहें वापस बुला लें उनको। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब 2 बच्चे अप ब्रिंगिंग, जिनको हम प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं और अब गवर्नमेंट वाले भी कह रहे हैं ये फ्यूचर के प्राइम, लेकिन जब मिनिस्टर्स ये कहना शुरू कर दे कि ये फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर फिर रहे हैं, तो पहले तो हार उन्होंने ज़हनी तौर पे पहले ही मान ली गवर्नमेंट ने। 2.5 साल गुजर गए उम्र, 2.5 साल के बाद भी अगर आप कहें कि खान साहब अकाउंटेबल नहीं है और खुद अपनी जबान से कह रहे हैं, देखें खान साहब को हमने बड़ा सपोर्ट किया, मैंने भी किया, आपने भी किया, आपको पता है हम जिस चैनल पे बैठे हुए थे। खान साहब 2.5 साल के बाद कहेंगे मैंने तो खेलना ही नहीं आता, तो आप जो बंदा अपने मुंह से कह रहे हैं, मुझे पता नहीं चला कि मैंने यॉर्कर मार दी थी। गुलमेहर साहब आपकी तरफ लेके आऊंगा। नैब ने कार्रवाइयां जो है वो तेज कर दी हैं नाज़रीन, और ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ्तार किया गया, शायद खकान अब्बासी साहब की भी तलबी की गई है। इसके बाद जो है वो कोयटा के एहतसाब ब्यूरो ने जो है वो नवाब असलम रईस सानी साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। तो मैम आगे ही पीडीएम वाले सारी जमातें कहती हैं कि 22 किस्म की कार्रवाइयां होती हैं, मुस्लिम लीग नून के लोगों को उठाया जाता है। अब दोबारा
जब उनको जो है वो गिरफ्तारियां हुई हैं तो ख्वाजा आसिफ का नाम सामने आया है, शाहिद खकान अब्बासी साहब का नाम सामने आया है, नवाब असलम रईसानी साहब का नाम सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, पहले तो मैं लास्ट कमेंट कर दूं पीडीएम वाली बात पे कि पीडीएम 11 जमातों से 11 जमातों से शुरू हुई है और इंशाल्लाह 22 पे खत्म होगी। अच्छा। क्योंकि ये प्रेडिक्शन है, अभी से देखें आप 13-14 पे तो चली गई है। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि नैब जिसने गलत किया उसको तो पकड़ेगी ना। 51 लाख आज से आप शुरू करते हैं जब आपके पास अवामी ओहदा होता है, ख्वाजा आसिफ साहब 51 लाख रुपए आपके एसेट्स हैं। 2018 में आप 221 मिलियन डॉलर के आपके एसेट्स हो जाते हैं। आप बता नहीं पाते कि आपके ये आमदन से जायद असासे कहां से आए हैं, तो आपको बताना है ना। जब आप नहीं बता पाते तो आपको नैब जाहिर बात है कार्रवाई करेगी, उठाएगी, पूछेगी। मुझसे अगर नैब पूछे, मैं यहाँ बैठी हूँ एज पीटीआई वर्कर, एज पीटीआई ऑफिस होल्डर, मुझसे पूछे कि आपके पास इतने पैसे हैं कहां से आए हैं, मैं अगर नहीं प्रूफ कर सकती तो मुझे भी उठाए। सही। अब अगर मेरे पास जवाब नहीं है, मेरे पास जवाब ही नहीं है मेरी ही बात का कि मेरे पास ये असासे कहां से आए, तो नैब तो उठाएगी। और ये क्रॉस द बोर्ड है, हमारे लोग भी करते हैं तो नैब उनको भी उठाए। मैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये विजन है कि जी सबके लिए एक जैसा एहतसाब होना चाहिए और होना चाहिए। और नैब के जो चेयरमैन हैं और जो नैब बनाई है वो मैंने नहीं बनाई, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बनाई, वो पीएमएलएन ने बनाई है। ये अपने जो बंदे लगाए हैं वो क्या इनके हाथों से निकल गए हैं? अभी ये डील की बात कर रहे थे जी कि नवाज शरीफ साहब को डील करके भेजा, ये इनका अपना पर्सनल ओपिनियन है। हमारा क्या है कि वो उन्होंने कहा था मेरी जिंदगी की गारंटी दें। आज कोरोना के बायस कि कोई बंदा कह दे कि उसकी जिंदगी की गारंटी है, नहीं है, हम नहीं कह सकते। तो आप जब ऐसी कंडीशंस लगाते हैं ना चोर रास्ते से निकलने वाली कि मेरी गारंटी दे दें कि मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, तो ये अल्लाह ताला को पता है कि बंदा बच सकता है या नहीं। तो ये इस तरह की बातें जरा करते हुए सोच लेना चाहिए। और दूसरी बात ये सर, आपने बड़ी ज्यादा के प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी बेगम से मशवरे लेते हैं, उनसे पूछते हैं, तो ये जो करेक्टर असैसिनेशन है या किसी की फैमिली पे बात करना है, देखें मरियम और बिलावल पे हम इसलिए बात करते हैं कि दे आर पार्टी में वो हैं और इस वक्त वहां पे ये हमें चला रहे हैं, इन 11 पार्टियों को चला रहे हैं, तो हम उन पे बात करते हैं। अदरवाइज मुझे क्या लगे कि नवाज शरीफ साहब की बेगम साहिबा क्या करती हैं, उनकी वालदा साहिबा का क्या है, हम इस पे बात नहीं करते। इसलिए हमें भी अवॉइड करना चाहिए कि हम इस तरह से जाके कूद के किसी की फैमिली को डिस्टर्ब ना करें। करंट प्राइम मिनिस्टर की फैमिली को डिस्कस ना किया। मैं राज साहब की तरफ आना चाहूंगा। राज साहब, नैब का चेयरमैन, मैडम ने जिस तरह बोला कि नैब का चेयरमैन भी तो आप लोगों ने लगाया था और काफी ढूंढ के लगाया था। अब जब एहतसाब हो रहा है और चीखें निकल रही हैं और वैलिड रीजंस पे एहतसाब, बड़ी ना उमर, बड़ी प्यारी बात एक ज़हन में आई है। दो सिर्फ चीजें हैं, बनी काला का ये जो सारा ट्रांसफॉर्मेशन है पूरा इस्लामाबाद, नहीं मुझे मुकम्मल करने देना, पूरा इस्लामाबाद कश्मीर रोड के ऊपर जिसको श्रीनगर रोड इन्होंने बना दिया है, कश्मीर से श्रीनगर तक का फासला जो इनकी चवली है, उसके बाद आप देखें पूरा इस्लामाबाद साइड से जख्मी हुआ है, ठीक है। उसके बाद बनी काला को इन्होंने कर लिया है रेगुलर। और मेरी बहनें हैं, मैं समझता हूं इमरान खान साहब की बहनें हमारी हैं, वो तीन जो हैं उनके हवाले से, जो हमारी बड़ी बहन है अलीमा बाजी, उनका सारा सेटअप नैब की ग्रिप में नहीं आ रहा, रेडार उसे नहीं पकड़ रहा, ठीक है। उसके बाद देखें ख्वाजा को पकड़ लिया, ख्वाजा साहब के अकामे के हवाले से इनके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसका वो जवाब दे। और दूसरा मैं आपको बताऊं, सबके लिए तो साहब तो तब हो ना जब हमारा कप्तान इस बारे में ये एंगल लें कि अपनी बहन के बारे में भी वो लाइन है नैब में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, मैंने बात खत्म नहीं की अभी, जवाब देने नहीं, जवाब मुझे देने देना पहले। और दूसरा अभी कौन से देखे सुप्रीम कोर्ट में सारा ड्रामा इनका है। और देखिए वहां पे केस, मैं कह रहा हूं फॉरेन फंडिंग का देखिए उमर, मुझे मैं बात जो आपके हक में वो सही है, अभी देखिए मेरी बात सुने गुल, एक फॉरेन फंडिंग को आप लगने ही नहीं दे रहे। अब फॉरेन फंडिंग को कहां पे दफना दिया है? अलीमा बाजी के वो जो बाकी उन्होंने मामलत करने वो कहां दफना दिए? आप जब बनी यार नहीं, आपने स्टे ले लिया। देखिए कोर्ट में कोई पीटीआई या नून लीग के नहीं, वहां पे जज जो है मोजेस, वहां पे जितने हैं वो एक मेरिट पे बात होती है, आपके सारे केसों पे लगा स्टे, आपकी सारी बातों पे लगी हुई है ब्रेक। और ख्वाजा आसिफ साहब को खुदा की कसम मैं आपको सच बता रहा हूं, ख्वाजा साहब पे तो कोई इल्जाम ही नहीं, ख्वाजा साहब पे तो इल्जाम नवाज शरीफ साहब को छुड़वाने का है। अगर वो आज छोड़ दें, मैं कहता हूं जिसको लेके जाते हैं ना जाके, अब देखें मुझे एक बात बताएं, ख्वाजा साद रफीक साहब आए, वापस आ गए, लोहे के चने चबवा के आए ना, वजह ये उन्होंने मेरिट में बात की थी यार कि मैं गलत नहीं हूं, जो सच पे होता है वो जमानत का हक, वो बरी
मुल्जिम हैं। देखिए वो ये कोर्ट का वकील साहब आप भी वकील हैं, आपने हमें डेफिनेशन बताई थी कि बरी होने वाला क्या होता है। आप याद है मेरे प्रोग्राम में आप बनी गाला का और फॉरेन फंडिंग का और बाजी लीमा का जवाब दे दे, मैं अभी आपको बाकी डिटेल दे देता हूँ। ये मेरा ख्याल पर्सनल होने वाली बात नहीं है, वो मेरा ख्याल है शी इज नॉट पिकिंग द राइट वे ऑफ दैट वन। मैं मेरे सवाल को पिक नहीं कर सकी। वो कह रही थी कि बिलावल छोटा है या मरियम उनके बच्चों की लेगेसी चल रही है। उस बैकग्राउंड में मैंने कहा कि देखिए जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं ना, नहीं जब आप घर में होते हैं बीवी बच्चों से बातें करते रहते हो, वो चीजें उनमें चली जाती हैं। और जब खान साहब की पहली बेगम थी जिनको डिवोर्स किया उन्होंने पिछले दिनों, वो भी तो वो सियासी जलसों में जाना शुरू कर दिया था ना उन्होंने। कोई कबात नहीं है, तो ये कबात नहीं है, इस चीज को माइंड नहीं करना चाहिए इसको, और ये पर्सनल नहीं लेना चाहिए। चाहिए बताया कि पासपोर्ट की मियाद खत्म हो गई है, हो रही है, नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापस आएंगे या कहीं और? यार ये शेख रशीद साहब नहीं लाना चाह रहे उनको, इसलिए वो रशीद साहब भी तो वाहिद बंदे थे जो कह रहे थे कि आराम से जो होता है होने दें। उनके बोला है कि मैं इमरान खान साहब को कहता हूं जो करते हैं करने दें, आराम से अपनी हुकूमत करें। इमरान खान साहब डरे, वो अवाम बेचारी को सांस लेने दें, पेट्रोल को नीचे लाएं। देखें चीनी चोरों को, उसके बाद आप ये गुड़ को आप हमने एक्सपोर्ट खत्म कर दिया चीनी चोरी की वजह से। उसके बाद आप देखें, मैं अफसोस है कि आटा भी खत्म होने जा रहा है। ये पानी को रोए थे, उसके डैम तो बना चुके, घर लोगों को दे दिया, अब क्या रह गया पीछे कि हर बंदे का सांस बंद कर देना है। अब देखें जब पेट्रोल और ये सारी चीजें कम होती थी जी, 2 रुपए कम हुए, हुक्मरान चोर, फलाने को हुआ हुक्मरान चोर, अब ये हुक्मरान किधर चोर है? ये रोज की जो 2 अरब की मुंह पे मारने वाली उसके मिनिस्टर की थी, वो जो बेचारा जिसको ये नहीं कौंसिल का इलेक्शन आज तक लड़ा, वो जाके बता रहा है उनका जी मैं इमरान खान आएगी और वो आके मुंह पे मारेगी। क्या मारेगी? अवाम की जिंदगी मारेगी। खुदा की कसम लोग बदुआएं दे रहे हैं। आज अगर इमरान खान को कोई मौका मिलता है और उसको कोई मुंह पे मारने का मिलता है तो अपने आप को मारे शर्म और डूब मरे कि बनी गाला का सारा तो करवा लिया अपने नाम। मैडम कहां गए वो मैं अफसोस है, मुझे अफसोस है, नहीं मुझे अफसोस है, सवाल तो करने नहीं आपकी बात नहीं, मैं कह रहा हूं गुलमेहर देखें मैं आपकी बात ही कर रहा हूं। सेक्रेटरी नेशनल बिल्डिंग है, पॉइंटर्स है, मैं यकीन रखता हूं कि ये उसके जद्दोजहद में शामिल होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा उनके साथ वो नहीं है जो पीटीआई को चलाने वाला था। कोई वो बंदा नहीं है जो इस पीटीआई में मार खाने वाला था। बड़ी सियासी वाले बंदे बेचारे बड़ी सियासी बातें कर रही हैं। गुलमेहर साहिबा अब अवाम की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, बहुत बात होगी, अवाम की बात कर लेते हैं जी। बिजली महंगी करने जा रहे हैं जी, और उसके साथ साथ जो है वो पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाने लगे हैं। मैडम क्या करने जा रहे हैं? अवाम तो वैसे ही कोरोना से जो है वो कमाइयां नहीं हो रही और रोजगार वैसे ही बंद है। एक बिजली का बम गिराने लगे हैं, दूसरा पेट्रोल का बम गिराने लगे हैं। जो महंगाई है इस पे नो डाउट महंगाई है और सबको पता है महंगाई है। बिजली पेट्रोल की बात है तो नेपरा ने जो है वो समरी भेज दी है, ओगरा को भी समरी भिजवा दी गई है पेट्रोल बढ़ाने की कीमतें। देखिए कीमतें इंटरनेशनली आप देखें तो इस वक्त हम एक जो ग्लोबली जिस पैंडेमिक में हैं उसका असर पूरी दुनिया पे है। हमारे हमसाया मुल्क में देखें, मैं उसकी एग्जांपल नहीं देती और मैं पसंद भी नहीं करती इंटरनेशनल में माजरत से वो सस्ती है। नहीं इसको आप देखें अपने डिजिट से आप महंगा ना कर दें। देखिए ना प्लीज, अभी हम मीडिया सुन रहे हैं, कहाँ मुझे बताएं कि पेट्रोल कहाँ पे महंगा है? ब्राजील में महंगा है, माल्टा में महंगा है, उसके मुझे बताएं इंडिया में महंगा है। जहां से पेट्रोल निकल रहा है वहां सस्ता है, सस्ता है, खुदा की कसम पेट्रोल सस्ता है। उनकी बात उनके हिसाब से पहला मौका इस प्रोग्राम में पहला मौका आया कि वो डिफेंसिव हुई हैं, बताएं उनको। कोरोना से पेट्रोल महंगा हो गया, कहाँ पे महंगा हुआ जी? कीजिए, पेट्रोल की कंजप्शन ही नहीं हो रही तो महंगा कैसे हो गया? गुल आप बात कंप्लीट कीजिए। अच्छा सर, बात यहाँ पे है कि सर अब प्लीज मुझे बात कर लेने दीजिएगा। जी कीजिए। एक और पॉइंट आपको दूंगा इसके बाद। चलें जी, ठीक है, आप कीजिए बात। फिर मैं खामोश रहूं? जी आप खामोश रहें। लेडीज फर्स्ट जी, आप प्लीज बात करें। आप महंगाई की बात कर रही थी कि महंगाई ग्लोबली जो पैंडेमिक है इसमें हम देखें तो पूरे मुल्कों की मईशत तबाह हुई है। आपका अमेरिका देखें, आप बरतानिया देखें, वहां पे काम बंद है, वहां पर बच्चों के स्कूलिंग बंद है, वहां पर जो सारी चीजें हैं ना इससे फर्क पड़ता है। ये नहीं है कि पैंडेमिक से सिर्फ लोग मर रहे हैं तो कारोबार भी खराब हो रहे हैं। हम देखें इससे हमारा जो एक्सपोर्ट है कपड़े की अगर देखें तो फैसलाबाद में हमने उसको इंक्रीज किया, 7% इंक्रीज आया है अक्टूबर में। ठीक है, जो अच्छी बातें उनको भी याद रखें। क्या है, अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज आया है तो इससे हमारी जॉब्स क्रिएट हुई हैं
और अगर जॉब्स क्रिएट हुई हैं तो इसका मतलब है कि लोगों को अपनी चीजें खरीद सकते हैं। ये 30 साल का जो सारा गंद और सारा कूड़ा करकट है उसको समेटने में टाइम लगता है। अभी चीजें, मुझे पता है कि महंगाई है, मुझे पता है, लेकिन पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बना रही है जिससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होंगे और इंशाल्लाह इस पे हमें काम कर रहे हैं और करने दें। खत्म हो रहा, फाइनल वर्डिक्ट में राज साहब और शाहिद साहब आपसे लूंगा। पहले कर दूं फिर क्लोजिंग आप इनसे करवा लीजिएगा। देखिए मेरा तो सब्जेक्ट है ना फाइनेंशियल सर्विसेज, मैं एक्सपर्ट हूँ। 100 में से अच्छे काम को तो 100 में से 10% चीजें बेहतर हुई हैं, 90% खराब हुई हैं। तो ये भी तो देखे ना, वो मिसमैनेजमेंट की वजह से खराब हुई है। मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ, मैं CIE हूँ, आई नो ऑल द थिंग्स। मैं कह रहा हूँ कि मैं न्यूट्रल आदमी नहीं हूँ, आई एम नॉट सपोर्टिंग ऑपोजिशन, लेकिन जो गवर्नमेंट की बात इंटरप्रेट हो गया, मैं न्यूट्रल हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब ने जो अच्छे काम किए होंगे मैं तारीफ करूंगा, जहां पे वो गलतियां कर रहे हैं उनकी बारी हो गई है पूरी, क्योंकि हमने उनको बनाया था कि पाकिस्तान में वो तब्दीली लाएंगे। तब्दीली नहीं लाई, 2.5 साल हो गए पूरे, हाफ टाइम खत्म हो गए। बाकी ये बात करती है 30 साल का गंद है, तो वो खान साहब अकेले ऊपर बैठे हैं किंग, सारा गंद अब उनके साथ घूम फिर रहा है। तो ये कोई पॉलिसी नहीं होती। आखिर में कोरोना की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी उसने हिट किया है और जो है वो काफी मैसिव तरीके से जो है वो हिट किया है। 70% तेजी के साथ जो है वो फैल रहा है और इन्फेक्टेड रेट भी इसका बहुत ज्यादा है। बच्चों के अंदर जो है वो तेजी के साथ फैल रहा है। पहले तो ये पहली लहर के अंदर जो है वो बड़े जो बूढ़े थे वो ज्यादा इन्फेक्टेड होते थे, लेकिन दूसरी लहर के अंदर जो है वो बच्चे ज्यादा इन्फेक्टेड होंगे। वैक्सीन की तैयारी का अमल जारी था जो कि अब कंप्लीट हो चुका है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ट्रायल बेसिस पे इसका आगाज भी हो गया। पाकिस्तान में भी शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर ट्रायल बेसिस पे आगाज किया गया है। मैम आपकी तरफ आऊँगा, मुझे बताइएगा कि जो वैक्सीन का आगाज़ हुआ है और ट्रायल बेसिस के ऊपर वॉलंटियर कहा जा रहा है लोगों को अपने आप को कीजिए और इसको जो है वो टेस्ट करना है, हमने किस हद तक कारआमद होगा? आप तो उमर, मैं आपको बताती हूँ, कोरोना पे पहली बात तो ये कि हमें सीरियस होना चाहिए। हम सब अभी भी नॉन सीरियस हैं, चाहे PDM है, चाहे अवाम है। गवर्नमेंट इसके ऊपर जितनी मर्जी पॉलिसी बना ले, जितने मर्जी हम लॉज बना लें कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपने सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, लेकिन जब तक हम इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, कोई फायदा नहीं है। लड़ाइयाँ सियासी अपनी जगह, अगर हम जिंदा रहेंगे, बचेंगे, तो ही हम धरने ये अपनी सियासतें चमका सकेंगे। अगर अवाम नहीं रहती तो कुछ नहीं होता। दूसरी बात ये, सर प्लीज मुझे कंप्लीट कर दीजिएगा। दूसरी बात ये जो आपने कहा क्लिनिकल ट्रायल की, हमने 15,000 लोग मांगे थे इसके लिए जो क्लिनिकल ट्रायल के लिए वॉलंटियर करें। अब तक 13,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इसके रिजल्ट्स देखने बाकी हैं। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि गवर्नमेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं वो फरवरी तक, इंशाल्लाह जो अभी तक हमारी इंफॉर्मेशन है, फरवरी तक हम हेल्थ प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनको वैक्सीन लगा देंगे और उसके बाद आवाम के लिए ये वैक्सीन शुरू की जाएगी। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम हमेशा महंगाई और ये सब चीजें बात कर रहे हैं, ठीक है, नो डाउट, हम भी मानते हैं कि ये है, लेकिन हमें साथ और भी मसले हैं। हमें कोरोना का मसला है, अब आपने वैक्सीन लगानी है फ्री ऑफ कॉस्ट अवाम को, आपने अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट लगानी है, ठीक है, उसके लिए आपको बजट चाहिए, उसके लिए आपको फंड्स चाहिए। कोरोना वायरस जो है वो शिद्दत के साथ बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर भी। हमें जो है वो गुलमहर साहिबा ने जिस तरह बात की है कि बचेंगे तो कुछ करेंगे ना, बचेंगे तो मुल्क को बचाएंगे। सबसे पहले जो है वो जान सबसे ज्यादा अजीज होनी चाहिए, अवाम की जान अजीज होनी चाहिए। जलसे जुलूसों से कुछ नहीं होने वाला, सबसे जरूरी जान है। तो अपने आप को महफूज रखिए, घर से जब बाहर निकले तो मास्क पहने, ग्लव्स पहने और जो है वो खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। समाप्त लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।